हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था, लगभग 30 प्रश्न हम लोग देख लिए थे और आज हम लोग 15 प्रश्नों का एक्स्ट्रा यहाँ पे देखेंगे। और ये सारे जो प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछे गए, आईएएस के प्रीवियस ईयर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे प्रश्न भी मेंशन है। ठीक, तो ये टोटल प्रश्न आपको डिटेल में कराए जाएंगे, जो आपके आगामी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, जीआईसी है, हायर के एग्ज़ाम है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, यानी आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये यूजफुल होगा। क्योंकि सारे परीक्षाओं में आपके ये भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के ये सिलेबस में भी मेंशन है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। और कई कई प्रश्न तो आपको डायरेक्ट रिपीटेड ही दे देते हैं, जो प्रश्न इसमें बनाया गया सेम इसी को रख दिया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को फोकस करके सॉल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और साथ ही साथ अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर यानी मेरिडियन में दिखाई दी। ठीक, तो विकल्प यहाँ पे जो दिए गए हैं, 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे दिया है कि जब सूर्योदय की प्रथम किरण हुई थी, यहाँ देखिए प्रश्न कब पूछ रहा है, सन 2000 में पूछा गया है कि नई सहस्राब्दी की जो सूर्योदय की प्रथम किरण थी वो कहाँ पे या किस यामोत्तर में दिखाई दी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 192 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि भारत में नए वर्ष के सूर्य की जो प्रथम किरण थी ये अंडमान निकोबार के जो काथाल द्वीप है उसी पर पड़ती है। और ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार, जैसे आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में या जो आपका जापान है उसको उगता हुआ सूर्य कहते हैं, यानी उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन है आप जानते हैं ये अपने अक्ष पे जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, तो जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट आप पाएंगे तो ईस्ट का जो भारत का पार्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा जो है या पहले वहाँ पे किरण पड़ती है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट वाला पार्ट नहीं बल्कि ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे पहले देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है, दूसरे में ये दिया गया है 32 नंबर का जो प्रश्न है कि विकल्प दिया गया है कि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। यानी कि जब नाव परिवहन किया जाता है यानी संचालन होता है तो ज्वार भाटा उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बात सही है, क्योंकि ज्वार भाटा के लिए जैसे समुद्र में जो किनारे आती हैं नावें या नाव कह लें, तो नौका जब समुद्र के किनारे आती है तो आप जानते हैं कि ज्वार आता है तो आसानी से आ जाती है, और जैसे भाटा आता है तो उसी के साथ नौका जो है समुद्र में छोड़ दी जाती है। तो अंदर जो है मत्स्यन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इसमें ये तो सही है। उसके बाद देखिए कि उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश कर देती है। ठीक, और निकलने के लिए भी योग्य बनाता है, ये भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन को रोकता है, यानी जो ज्वार भाटा होता है बंदरगाहों में मान लीजिए कि अवसादीकरण होता है उससे ये बचाता है। कांडला और डायमंड हार्बर बंदरगाह जो है ये ज्वारीय प्रकार के बंदरगाह हैं। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट है। कांडला आप जानते हैं, कांडला जो है आपका गुजरात में है, डायमंड जो है ये आपका हुगली नदी के तट पर है, जबकि कांडला जो है कच्छ की खाड़ी में है, पूर्वी भाग में है, और ये प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि उच्च ज्वार के समय जो पोताश्रय होते हैं जहाज़ों के आगमन और निष्कासन में भी सहायक होते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 ये सभी यहाँ पे राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2000 में पूछा है ये तूफानी चालीसा रोयरिंग फोर्टीज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में निर्बाध रूप से बहती है। तो ये आपका देखिए केवल कहाँ पे रोयरिंग फोर्टीज कहाँ पे पाई जाती है, ये आपका केवल दक्षिणी गोलार्ध में होती है, उत्तरी में नहीं। तो ये आपका रंग हो गया। दूसरा देखिए ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास उतने ज़्यादा स्थल भाग नहीं होते, इसलिए इसमें स्थिरता बनी रहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी बात आपका यहाँ पे राइट है। उसके बाद देखिए मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है 2 3 और 4, यानी कि बी जो है राइट हो जाता है। क्योंकि तूफानी जो चालीसा है ये 40 डिग्री जो है दक्षिणी
और 50 डिग्री पे भी यहाँ पे आपका रोरिंग 40 होता है, 50 होता है, 40 40 पे हो गया, गरजता 40 हो गया, चीखता 60 हो गया, ठीक, 50 भी है आपका। तो ये 40 50 60 डिग्री के मध्य ये पौने प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ही मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है भूखंड की कमी होती है, ठीक। और ये पौने दक्षिणी हिंद महासागर की प्रबल पौने भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बैरोमीटर जो होता है, ठीक, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर कौन से मौसम की दशा को इंगित करता है, यानी जो बैरोमीटर है यदि उसमें अचानक गिरावट आ जाए तो किस दशा को वो प्रदर्शित करता है। विकल्प आपके पास है कि तूफानी मौसम है, शांत मौसम है, ठंडा एवं शुष्क मौसम है, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम है। तो यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाती है तो यह जो है तूफानी मौसम की को इंगित करता है जब, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा तूफानी मौसम, क्योंकि जो आपका बैरोमीटर होता है इसमें किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दाब यदि कम हो जाता है तो उस समय बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो नीचे गिरने लगती है, ठीक। जब नीचे गिरने लगती है तब वहाँ पे यह स्थिति देखने को मिलता है कि जो तूफान आता है उसका ये आने का सूचक भी होता है, ठीक। अगला जो यहाँ पे दे रखा है कि किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रैबो। तो सबसे पहले जिसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है वो है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु महोदय, ठीक। इन्होंने 340 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक है जिसमें लिखा उन्होंने स्वर्ग में नामक इनकी पुस्तक, उसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है गोल है। अगला देखिए कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या प्रेक्षक है वो ये देखता है कि कोई तारे जो है वो क्या होते हैं क्षितिज से होके वो लंबवत उठते हैं, यानी वर्टिकल ऊपर उठते हुए चले जाते हैं, तो वह कहाँ पे स्थित होता है, यानी किस स्थान पे वह होगा। तो जो पर्यवेक्षक है वो कहाँ पे खड़ा होगा, वो आपका भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर खड़ा होगा। तो विषुवत रेखा पर खड़े प्रेक्षक को तारों की स्थिति क्षैतिज से लंबवत प्रतीत होती है, क्योंकि खगोलीय भूमध्य रेखा भौमिकी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर खींची गया काल्पनिक वृत्त होता है और यह ध्रुवों से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो सभी तारे जो है खगोलीय भूमध्य के समांतर ही विचरण करते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कि परतदार चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। उसके बाद दिया गया है कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाए जाते हैं, ठीक। तो 37 में जो दिया गया है आपका परतदार चट्टानें पृथ्वी के जलीय तंत्रों द्वारा निर्मित होती हैं, ये भी बात सही है। परतदार चट्टानों के फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया गया है। इनका फॉर्मेशन 3 टाइप से होता है, ये भी हमने बताया है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व जो चट्टानें होती हैं उनका क्षरण होता है, उनकी क्षरण के द्वारा परत दर परत उसमें डिपोजिट्स होते जाते हैं, जिसे परतदार चट्टानें भी बोला जाता है। उसके बाद परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। तो परतदार चट्टानें चूँकि ये क्या है, यहाँ पे देखिए जलीय तंत्रों और जीवाश्मों के संगठन से भी इनका निर्माण होता है, इसीलिए इसमें जो है परतदार चट्टानों में आपका पेट्रोलियम वगैरह या प्राकृतिक गैस वगैरह पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, इसीलिए परतदार भी कहा जाता है। जिसमें 1 2 3 और 4 सब सही हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पे नहीं होते। ये देखिए बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में, ठीक। तो कहाँ पे जो है ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए जो बाल्टिक सागर है, काला सागर, कैस्पियन सागर, तो जब आप महाद्वीपीय ज्वालामुखी की महाद्वीपीय मेखला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो महाद्वीपीय जो मेखला होती है ज्वालामुखी की वो कहाँ से गुजरती, कैस्पियन और आपका काला सागर, कैरेबियन सागर, इन सभी को सम्मिलित करते हुए गुजरती है। जबकि बाल्टिक सागर जो है ये इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार का जो संबंध है ये प्लेट किनारों के अभिसरण और अपसरण दोनों से संबंधित होता है, जबकि ये दोनों में आपका ये शामिल नहीं होता है, यानी दोनों के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए ज्वालामुखी वाले चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्वार्टजाइट जो है कायांतरित होता है। अब विकल्प दिया है कि चूना पत्थर से, ऑब्सीडियन से, बलुआ पत्थर से या फिर सल से।
जो क्वार्टजाइट चट्टानें होती हैं ये किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ठीक, तो क्वार्टजाइट जो है ये आपका बलुआ पत्थर से बनता है। किससे बनता है? बलुआ पत्थर से बनता है। बलुआ पत्थर का रूपांतरण होकर क्वार्टजाइट चट्टानें बनती हैं, जबकि चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है तो चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ठीक, और उसके बाद जो आपका सेल है, सेल से आपका स्लेट बनता है। ठीक, बैसाल्ट से एम्फिबोलाइट बनता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। स्लेट का पुनः जब सेल का स्लेट होता है, स्लेट का पुनः मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो सिस्ट बन जाता है। ठीक, कोयला से ग्रेफाइट बन जाता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 40 नंबर कि मृदा अपरदन प्रक्रियाओं में कौन सा सही क्रम है, यानी कि मृदा का जो अपरदन होता है उसमें सही क्रम कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए अपस्फाल अपरदन, परत अपरदन, ग्रिल अपरदन और नालिका अपरदन। तो देखिए होता क्या है कि जो श्लेष अपरदन होता है, शीट अपरदन होता है, जो अपस्फाल अपरदन को श्लेष अपरदन कहते हैं। फिर आपका परत अपरदन यानी कि शीट अपरदन होता है। ठीक, इसके बाद आपका रील अपरदन होता है, फिर अवनालिका अपरदन होता है। तो सही क्रम आपका ये हो जाएगा। अब आगे देखिए कैसे होता है कि वर्षा के द्वारा मान लीजिए कीचड़ या मृदा में छोटे छोटे कणों की गति जब उत्पन्न होती है तो उन्हीं गति को बोलते हैं श्लेष अपरदन। ठीक, शीट अपरदन क्या होता है कि शीट अपरदन में वर्षा द्वारा मृदा के कणों का ह्रास और टूटना होता है। ठीक, और एक निर्धारित चैनल के द्वारा इनका परिवहन होता है, तो उसे बोलते हैं परत अपरदन। रील अपरदन क्या है? रील अपरदन का विकास पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, छोटी छोटी जलधाराओं के द्वारा इनका विकास होता है। और ये जलधाराएं जो अवसादों के कारण इनका जो निष्कासन का ये मुख्य सोर्स होती हैं। और भारी वर्षा या बर्फबारी की वजह से जो है, जब मान लीजिए अवनालिका अपरदन की अब हम लोग बात करें, रील अपरदन क्लियर हुआ कि छोटी छोटी निर्मित जलधाराओं से होता है। कहाँ पे? विकास पहाड़ी क्षेत्रों में। जबकि जो आपका अवनालिका अपरदन है, जैसे मान लीजिए अरावली का पठार हो गया, ठीक, और आपका यहाँ चंबल घाटी में, यहाँ हर जगह जो है कैसा देखा जाता है? अवनालिका अपरदन देखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर एक तरफ दिया है, एक तरफ वर्षा दिया है, और नीचे दिया है कि औसत तापमान लगभग 12.8 है, वर्षा जो है 54 है, यानी 55 मान के चलिए कि यह किस जलवायविक प्रदेश की विशेषताओं को इंगित करता है। ठीक, तो आप इनको भूल जाइए, जो औसत वर्षा दिया गया टेम्परेचर है इसी को जो है समझते हुए चलिए। ठीक, तो ये जो आंकड़े दिए गए ये किस प्रकार की जलवायु की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं? तो ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है और साल भर जो टेम्परेचर है लगभग समान होता है। ठीक, तो ये भूमध्य सागरीय का हो गया। यहाँ पे रेनफॉल की बात हम लोग करें तो जो शीत ऋतु है वहाँ पे वर्षा होती है शीत ऋतु में। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर में आपका वर्षा प्राप्त हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पे आपका जनवरी में प्राप्त हुआ है, यानी शीत ऋतु में ज़्यादातर वर्षा प्राप्त हुआ। जबकि इधर देखिए वर्षा का जो क्रम है एकदम कम है। तो ये कौन सा आ जाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। यहाँ पे रसदार फल ही पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, कथन दिया गया है कि लघु ज्वार जो है, लघु ज्वार के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। यानी कि जब लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार जो है सामान्य से निम्न होता है और निम्न ज्वार जो है सामान्य से उच्चतर होता है। कारण दिया है कि लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रहण के स्थान पर या पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका देखिए ये ए तो राइट है, लेकिन आर जो है गलत है। कैसे गलत है? कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर एवं निम्न ज्वार जो है सामान्य से उच्च होता है। तो लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र को कहीं नहीं आता है। ठीक, बल्कि यह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। अभी इसी के तरह का प्रश्न आप देखिए DSSB में पूछा गया था। प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, और इसी स्थिति को क्या बोला जाता है? जब सीध में हो तो इसे बोला जाता है सिजगी। ठीक, तब सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? जो ज्वार होता है बहुत ऊंचा उठता है। ठीक, बृहद ज्वार की उत्पत्ति यहाँ पे या दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय। ठीक, तो इसलिए आपका ये जो है नव चंद्र के समय नहीं होता है, इसलिए रॉन्ग है। तो राइट आंसर सी हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न 2 दिया गया है यहाँ पे आपका। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य का प्रभा मंडल या हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे दिया गया स्तरीय मेघ के जलवाष्प में पश्चाप कपासी के हिम स्फटिकों से या पश्चाप मेघों के हिम स्फटिकों से या फिर स्तरीय मेघों के धूल कणों से। देखिए सूर्य के आसपास जो प्रभामंडल दिखता है, ठीक, वह किस वजह से दिखता है? तो यह दिखता है पश्चाप मेघों के हिम स्फटिकों में। तो पश्चाप मेघों के हिम स्फटिकों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है। चूँकि पश्चाप स्तरीय मेघ जो है ये उच्च आकाश में पाए जाते हैं और इन मेघों में उपस्थित जो हिम के कण होते हैं वो जब प्रकाश से अपवर्तन उसमें होता है तब वो क्या करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का या हालों का निर्माण करते हैं। ठीक, अभी आपने हाल ही में देखा था कि बेंगलुरु में ये चीज़ें देखने को मिली थी वहाँ पे। ठीक, तो सी आपका यहाँ पे राइट हो गया। अगला देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 44 में कि महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। ठीक, तो जो महासागरीय धाराएं हैं ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। दूसरा दिया गया है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। ये बात सही है आपका। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, तो महासागरीय धाराएं महासागरीय संरूपण द्वारा ये भी प्रभावित होती हैं। जबकि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन नहीं होती बल्कि वो तीव्र भूपृष्ठ संचलन होती हैं। ठीक, तीव्र की वजह से ही क्या होगा कि वो जलधारा उत्पन्न होगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे बी आपका 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है 45 नंबर प्रश्न। 45 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा जो है 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्ष है यानी ईयर है ये 4 ऋतुओं में विभाजित होता है। दूसरा दिया गया है कि जबकि यहाँ पे भूमध्य क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो ईयर है ये आपका केवल 2 ऋतुओं में पाया जाता है, ठंडा और गर्म। ठीक, उसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पे गर्मियों में अधिक वर्षा नहीं बल्कि शीत ऋतु में यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मुख्य ऋतुएँ हैं ये 2 ऋतुओं में इसका विभाजन होता है। ठीक, अगला देखिए, चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, राइट है। ये जो चीन टाइप क्लाइमेट है वहाँ पे वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र के वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं, ये भी आपका राइट है। तो इसमें देखिए 3 और 4 सही है, तो डी आपका यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे हम लोग 45 प्रश्न ये देखेंगे। ठीक, तो अगला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट डे देखेंगे और नेक्स्ट डे कोशिश किया जाएगा कि 30 प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक, ऐसे ऐसे बढ़ते चलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।